आप पढ़ रहे हैं आज मेरे साथ अलाउद्दीन खिलजी को विशेष से, यानी विशेष तौर पे हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे और बिंदु हमारा है खिलजी वंश। लेकिन खिलजी वंश में एक ही नाम है, वो सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक राज्य किया था। खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को धोखे से उसके दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में मार डाला। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है वो फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। और उन्होंने धोखे से उसको बुलाया और बुला के इलाहाबाद के पास मार दिया और 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बन गया और उसने फिर 20 साल तक शासन किया। अलाउद्दीन का शासनकाल इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। क्योंकि उसने कई प्रशासनिक और राजस्व संबंधी, बाजार संबंधी, सेना संबंधी ऐसे सुधार किए जो आज भी याद किए जाते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था। उसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी जैसी उपाधियाँ लिखी हैं। यदि हम अपन बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो के वृतांत से हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्यों कि अमीर खुसरो उस समय का तात्कालिक इतिहासकार था जिसने हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। हमें उनके लेखों से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, लेकिन उस साम्राज्य के अंदर बंगाल व कश्मीर क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे। बाकी वो विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुका था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बघेल राजा रायकरण देव के खिलाफ यह अभियान किया था। ध्यान रखें, पहला शासक था जिसने दक्षिणी भारत की ओर प्रस्थान किया और दक्षिण भारत रियासतों से अतुल धन संपदा उसने प्राप्त की और गुजरात के इस अभियान से उसे मलिक काफूर नाम का एक योग्य सेना नायक प्राप्त हो गया। और बाद में उसने जो दक्षिण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की हैं, जिनके अंदर देवगिरी, होयसल, पांडे राजे, इन सारों का श्रेय उसके सेनापति मलिक काफूर को दिया जाता है। क्यों कि मलिक काफूर इनको जीतने में इसलिए सफल रहा क्योंकि वो दक्षिण के तमाम क्षेत्रों से पहले से परिचित था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पांडे राज्य को नहीं जीत सका था, बाकी इन राज्यों को उसने जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताने में या राजस्थान के अंदर हम हमलों की बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान हमीर देव के खिलाफ किया था। 1303 में उसने चित्तौड़ का अभियान किया, जिसके पीछे कहा जाता है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। तो ये पद्मिनी के लिए रतन सिंह के खिलाफ किया गया उसका अभियान था, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपनी एक रचना लिखी है जिसका नाम है खजाइनुल फुतूह। अमीर खुसरो ने कई रचनाएं लिखी है, लेकिन हमें जब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इस रचना का अपना विशेष महत्व है। नाम क्या है? खजाइनुल फुतूह है। खजाइनुल फुतूह के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो जनता का चरवाहा है, विश्व का सुल्तान आदि नामों से पुकारता है। राजस्व व्यवस्था के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुधार और प्रयास किए थे। इसके अलावा उसने पुलिस व्यवस्था सुधार, गुप्तचर प्रणाली में सुधार, डाक व्यवस्था में सुधार और प्रांतीय प्रशासन में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। नई तकनीकें उसने लागू की थी। तो ये उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम ऐसी बात करते हैं जो एक अलग प्रश्न बना सकती है, और ये प्रश्न बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 आदेश प्रसारित किए थे। अब 4 आदेश क्या थे? पहला आदेश, अमीर वर्ग की संपत्ति को उसने जब्त कर लिया और खालसा भूमि को उसने कृषि योग्य भूमि में रूपांतरित किया ताकि राजस्व बढ़ सके।
अब यहाँ नाम आता खालसा भूमि। देखो खालसा भूमि वो होती है जो सिद्ध राज्य या राजा के अधीन होती है, उसे खालसा भूमि कहते हैं। तो उसने खालसा भूमि को कृषि भूमि में रूपांतरित कर दिया ताकि उससे आय हो सके, और अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया। दूसरा, उसने दिल्ली के अंदर मद्य निषेध कर दिया, यानी कहने का मतलब उसे नशा करने वालों या नशा बेचने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि लोग जब मद्य करेंगे या नशा करेंगे तो वो षड्यंत्र करेंगे, इसलिए उसने रोक लगा दी। तीसरा, उसने गुप्तचर प्रणाली है उसको पूरी तरीके से सुसंगठित कर दिया, और हर गतिविधि की जानकारी करने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग गठन कर दिया। चौथा, उसने क्या किया, उसने अमीरों के मेल मिलाप, भोज समारोह, पार्टियों पर रोक लगा दी, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ इन मेल मिलाप या भोज समारोह पर इकट्ठे होकर वो अक्सर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो ये 4 आदेश उसने विद्रोह को रोकने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब बात करते हैं बाजार नियंत्रण। ये एक अलग प्रश्न बन सकता है, बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में अपने बाजार नियंत्रण के लिए अलग ही जाना जाता है। इसी प्रकार वो अपने सैन्य सुधार के लिए अलग ही जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए कई पदाधिकारियों का गठन किया था। उसमें एक प्रमुख पदाधिकारी है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत नामक पदाधिकारी का गठन किया ताकि वो पूरे व्यापार पर नियंत्रण रख सके। तो व्यापार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी कौन था? ये था दीवान ए रियासत। दूसरा है साहनाए मंडी या दंडा अधिकारी। ये अधिकारी बाजार पर नियंत्रण रखता था, यानी साहना कहाँ नियंत्रण रखेगा? बाजार पर। दीवान ए रियासत संपूर्ण व्यापार पर नजर रखने वाला था। मुहत्सिब, इस पद का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने जनसाधारण की रक्षा के लिए किया था, साथ ही साथ नाप तोल की निरीक्षण करते रहने के लिए इसका गठन किया था। बरीद ए मुमालिक, बरीद का मतलब होता गुप्तचर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर पूरी नज़र बनाए रखने के लिए बरीद ए मुमालिक नाम का अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो गुप्तचरों को छोड़ता और गुप्तचरों के माध्यम से बाजार के अंदर होने वाली सूचनाएं प्राप्त करता था। इस प्रकार से उसने मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि होने वाले चीज़ों पर नियंत्रण लगा दिया था। और उसने क्या किया, एक सराय अदल, उसने जो बाजार स्थापित किया था वो एक सराय अदल नाम से बाजार स्थापित किया, जहां विदेशी और स्थानीय वस्तुएं बेची जाती थी, और वहां उसने मोल भाव निश्चित कर दिए। स्थानीय और विदेशी वस्तुओं की खरीद उसने एक निश्चित मूल्य पर नियंत्रित कर दी। ये बाजार था उसका। हम सैन्य सुधार की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। वो पहला सुल्तान था जिसने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। साथ ही साथ उसने अपने सैनिकों का हुलिया भी नोट करना शुरू कर दिया था। तो ये अपने सैन्य सुधार के लिए उसने अनेक प्रयास किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला, कोसे सिरी, कुस्के सिरी का निर्माण करवाया था। ये एक ही के नाम है, अलाई किला या कोसे सिरी या कुस्के सिरी या सिरी फोर्ट। ये अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ फोर्ट है जिसमें 7 दरवाजे हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मान्यता प्रदान की और उसने स्वयं खलीफा से मांग प्राप्त करके उसने यस्मिन उल खिलाफत, ये यस्मिन उल खिलाफत हो सकता है, यमीन उल खिलाफत भी कहीं लिखा आता है। तो यस्मिन उल खिलाफत, यमीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की, अर्थात उसने खलीफा को मान्यता प्रदान की थी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना और उसने अपने पिता के द्वारा जारी सभी कठोर आदेश है वो रद्द कर दिए और स्वयं को उसने खलीफा घोषित कर दिया और उसने उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण कर ली। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन 1320 में उसकी हत्या कर दी गई और नासिरुद्दीन खुसरो शाह है वो शासक बन गया।
लेकिन नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कुछ समय ही शासन किया था और 1320 में गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो अगला हम वंश पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी और शासक बनते ही गयासुद्दीन तुगलक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने विद्रोह को दबाया। अंतिम उसका विद्रोह दबाने का अभियान था बंगाल अभियान। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के विद्रोह को दबाकर वापस दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली के समीप उनके स्वागत के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया गया था। उस मंच के टूट जाने से 1325 में उनकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक है, उनका मूल नाम उलूग खां या जुन्ना खां था जो 1325 में शासक बने। मोहम्मद बिन तुगलक को अलग अलग संज्ञाएं दी गई है। अंतर्विरोधों का मिश्रण या अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, पागल बादशाह, अलग अलग संज्ञाओं से इन्हें विभूषित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांत थे, उसका साम्राज्य काफ़ी विशाल था। इतिहासकार बर्नी है वह मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख करता है और ये इस बार के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10 के लिए। ये 5 योजनाएं कौन कौन सी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये योजनाएं हैं 2 आब, 2 आब में कर की वृद्धि। 2 आब गंगा यमुना का क्षेत्र था जहां कर बढ़ा दिया गया, लेकिन उसी साल अकाल पड़ने से ये योजना असफल हो गई। राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बना ली और देवगिरी का नाम उन्होंने दौलताबाद रखा। हालांकि देवगिरी केंद्र में थी लेकिन फिर भी वो योजना सफल नहीं हो सकी और ये राजधानी 1327 से 1335 तक रही और उसे वापस परिवर्तित दिल्ली करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी को देखते हुए तांबे के सिक्के चला दिए और तांबे के सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर रख दिया, लेकिन लोगों ने चांदी घरों में दबानी शुरू कर दी और तांबे के नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। इस प्रकार से ये योजना भी असफल हो गई। कराजिल अभियान, कराजिल अभियान चीन की तरफ से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन विपरीत मौसम होने के कारण ये योजना भी असफल हो गई। खुरासान अभियान, खुरासान है वो अफगानिस्तान के दूर क्षेत्र का एक इलाका है, बहुत ही ऐतिहासिक इलाका रहा है और आज अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ये ईरान इसके अंदर शामिल था। तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति अलग थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ अभियान का निर्णय लिया, लेकिन जब तक अभियान करते तब तक परिस्थितियाँ बदल चुकी थी और ये योजना भी असफल हो गई। मोरक्को निवासी इब्न बतूता, मोरक्को से एक यात्री थे इब्न बतूता जो भारत आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और बाद में 1342 में उनको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन की मुख्य घटनाएं हैं और 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना और इसने 1381 से 1388 तक शासन किया। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बने तब बंगाल के हाजी इलियास खां स्वतंत्र हो चुके थे। तो बंगाल के खिलाफ फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अभियान किए, लेकिन वो दोनों बार असफल हो गए। हम फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों या उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानें तो उसने बहुत से परिवर्तन किए थे। देखिए, सरकारी सेवा को फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बना दिया, सेना को भी उसने वंशानुगत बना दिया। योग्यता का जो मापदंड था, योग्यता की जांच करनी थी, उन सब का उसने त्याग कर दिया। ये उसने फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग ही काम किया था। कला का क्षेत्र, यदि हम फिरोज शाह तुगलक की कला की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक
भवन निर्माण कला में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। उसने अनेक शहरों नगरों का निर्माण करवाया, जिनके अंदर हिसार, फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर, ठीक है, ये उसके द्वारा बसाए गए नगर हैं। फिरोज़ाबाद उसने यमुना नदी के किनारे बसाया था और ये उसको सबसे ज़्यादा पसंद भी था। जौनपुर ये उसने अपने भाई जुन्ना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। दिल्ली के अंदर उसने अशोक के 2 स्तंभ अंकित करवाए थे, ये स्थापित करवाए थे। कहाँ से? वो टोपरा और मेरठ से उन स्तंभों को ले गया था और दिल्ली में ले जाके स्थापित करवा दिए, लेकिन उन स्तंभों को विद्वान पढ़ नहीं पाए थे। धार्मिक क्षेत्र, देखिए धार्मिक दृष्टि से यदि हम फिरोज शाह तुगलक को देखें तो वो एक कट्टर इस्लामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस पर भी कट्टरवादी जो इस्लामी अमीर थे उनका प्रभाव था, उन्हीं के अनुसार वो कार्य करता था। उसने जो इस्लामी परंपराओं के अंदर जो सजाएं नहीं थी यानी गैर इस्लामी सजाएं थी, उन सजाओं को उसने समाप्त करवा दिया। साथ ही साथ उसने उन इस्लाम धर्म के लोगों को भी दंडित किया, सजाए मौत दी जो शिया धर्म का समर्थन कर रहे थे। देखिए मुस्लिम धर्म के अंदर 2 वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया धर्म के जो समर्थक थे उनको भी उसने मौत दी थी और उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो यहाँ पहला व्यक्ति था ये जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक के राजस्व सुधार की बात करें, राजस्व सुधार के लिए फिरोज तुगलक ने काफ़ी प्रयास किए। उसने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए काम किया। उसने उपज बढ़ाने के लिए ठोस नीति अपनाई, साथ ही साथ अकाल से निपटने के लिए भी उसने बहुत ही ठोस नीति का सहारा लिया था। उसने दिल्ली में खरबूजों, अंगूरों आदि की खेती को प्रोत्साहन दिया, साथ ही साथ उसने बहुत ज़्यादा बाग लगवाए थे। ये सब उसके प्रयास थे ताकि उपज बढ़ सके और राजस्व सुधर सके। ठीक है, यदि हम फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी उपलब्धि माने तो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके द्वारा नहरों का निर्माण, और सबसे मूल नहर है सिरसा और हांसी। देखिए सिरसा और हांसी के क्षेत्रों के अंदर, सॉरी मूल नहर की बात नहीं, सबसे मूल क्षेत्र की बात करें अपन तो सबसे मूल जो क्षेत्र की बात करें वो है सिरसा और हांसी। सिरसा तथा हांसी के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इतिहास में आता है कि उसने नहरों का कई जगह जाल बिछाया था, लंबी लंबी 5 नहरों का जिक्र आता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर 2 मुख्य नहरें उसके द्वारा निर्मित बताई गई हैं। सतलज से दीपालपुर तक एक नहर उसके द्वारा बनाई गई, दूसरी यमुना से सिरमौर तक की नहर उसके द्वारा बनाई गई। इन नहरों के जाल ने राजस्व को बढ़ाने में, उपज को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया था। दास, यदि हम फिरोज तुगलक के अन्य कामों की बात करें तो उसको दासों का बड़ा शौक था। उसके दरबार में 1,80,000 दास थे और उनको अलग से उसने एक विभाग बना दिया, दीवान ए बंदगान। ठीक है, तो ये दासों का विभाग था, दीवान ए बंदगान। यदि हम सल्तनत के शासकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के पास थे। अन्य हम उसके कार्य की बात करें तो उसने विधवाओं के विवाह के लिए तथा लाचार लोगों के सेवा के लिए, इसी प्रकार बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए भी उसने अलग अलग प्रयास किया था। उसने धर्मशालाएं भी खुलवाई थी, रोजगार दफ्तर भी खुलवाए थे और उसने चिकित्सालयों का भी विकास करवाया था। इस प्रकार उसने अपनी प्रजा की तरफ भी ध्यान दिया था। धन्यवाद।